नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं भाऊ तोरसेकर साहब के साथ, और लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है। 50 साल से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव, कई अखबारों में, पत्रिकाओं में संपादक का दायित्व, कई पुस्तकों के रचयिता, मनीषी हैं, चिंतक है, और अपनी धारदार टिप्पणियों के लिए और चुटेले अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। खास तौर से लॉजिक पर वो अपना डिस्कशन केंद्रित रखते हैं। तो सीधे जुड़ते हैं भाऊ के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, मोदी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ट्रंप फोन पे फोन लगाए जा रहे हैं और मोदी जी उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो मेरा लॉजिक पहले से, मैं पिछले 2-3 महीनों से एक बात रिपीटेडली हर आपके साथ हो किसी के, मोदी चुप होता है तो डेंजरस हो जाता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ। और अलास्का में जो पुतिन और ट्रम्प की समिट हो गई थी, उसके बाद मुझे थोड़ी हिंट मिली थी, और मैंने 17 तारीख को वीडियो बनाया था, जो 18 तारीख को प्रतिवाद मेरे चैनल जो है हिंदी, उसमें डाला था कि कम से कम मोदी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे, देखो कौन गिड़गिड़ा रहे। उसका वो शीर्षक था, हेडिंग था। तो तब से लेकर 8 दिन हो गए, और पिछले कल 2 दिन से गड़बड़ शुरू हो गई, मोदी फोन नहीं उठा रहे, मोदी फोन नहीं उठा रहे। तो जर्मनी में किसी पेपर में आ गया तो हमारे मीडिया ने उठा लिया, लेकिन 8 दिन पहले तो मैंने इस पर वीडियो ही डाला है कि मोदी फोन नहीं उठाते इसलिए ट्रम्प गिड़गिड़ा रहा है। ये मैंने साफ साफ बोला है। 18 तारीख का मेरा वीडियो प्रतिवाद पर। जी जी। तो इसके लिए मुझे एक हिंट मिली थी, लेकिन जो अलास्का में हुआ वो ट्रम्प और पुतिन के बारे में नहीं था, वो मोदी को मनाने के लिए था, इतनी हिंट मिली थी। तो उस पर मैंने अंदाज निकालकर मैंने अपने लॉजिक से बोला था कि ट्रम्प गिड़गिड़ा रहा है, कि कम से कम मोदी फोन उठाए। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम किसी के दूसरे के साथ मोदी की तुलना ना करें। कोई भी, वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, या दुनिया का कोई भी नेता हो, उससे आप मोदी की कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग मटेरियल है। इसका कारण ये है कि एकदम निचली स्तर से एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा हुआ है इंसान है। तो एक साइड में वो टॉप मोस्ट पोजीशन की मर्यादाएं जानता है, और दूसरी तरफ जो देश के करोड़ों करोड़ों लोग हैं या कार्यकर्ता है उनकी पार्टी के, उनकी भावनाएं समझता है, और ये सब संतुलित करके एक निर्णय लेता है, एक निष्कर्ष पर आता है। तो वो अगर आप समझे तो आपको मोदी क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्यों चुप है, वो पता चलता है। ट्रम्प के बारे में पिछले कम से कम मैं मानता हूं कि 2 महीनों से बिल्कुल चुप है। 17 जून को जब कनाडा पहुंचे थे मोदी, उनका बड़ा स्वागत हुआ था, ट्रम्प रुके नहीं। और 17 जून की बात है, 17 जून को ट्रम्प ने इनको फोन करके बोला था, और कुछ 40 मिनट वगैरह उनकी बात हुई थी कि आप आ जाओ, यहाँ आए हो तो आ जाओ। और वहां मुनीर बैठा था, तो मोदी जी ने क्रोएशिया का कारण दिखाया, और मोदी जी गए नहीं थे। उसके बाद अगर मोदी बात नहीं कर रहे, ये लगातार बोल रहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रोका वगैरह वगैरह, और मोदी उसका इनकार भी नहीं कर रहे, तो मामला गंभीर हो जाता है। क्योंकि ट्रम्प मोदी को मजाक बनाना चाहता था, और जब मोदी मजाक नहीं बनना चाहते तो नहीं बनते, ये समझना जरूरी है। और वो बोलेंगे भी नहीं, ना बोल के कुछ कर देते हैं, और उसके परिणाम भीषण होते हैं।
हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रम्प भी झुकता है, हाँ झुकाने वाला मोदी चाहिए, ये आज हम बोल सकते हैं। भाव वैसे पार्लियामेंट में मोदी जी ने ये कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर सीज फायर नहीं हुआ है, तो ट्रंप को समझ में आ जाना चाहिए था। ट्रंप अगर समझ नहीं रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट, आज भी उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसको राहुल गांधी ने भी लपक लिया। बिहार में एक जनसभा में वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखो ट्रंप का एक नया वीडियो आ गया है, नया बयान आ गया है कि उन्होंने फोन किया था मोदी को और ये कहा था कि 24 घंटे में आप जंग को रोक दो, और मोदी जी ने 5 घंटे में जंग को रोक दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब जिसको कहते हैं ना कि बौखला गए हैं मोदी की खामोशी से या मोदी के रेस्पॉन्ड ना दे करने से। तो ये सिचुएशन पैदा हुई है क्या? हाँ बिल्कुल एक क्या होता है, आप कुछ कर जाते हो और फिर वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। आप, और एक बात है कि अभिमन्यु के लिए द्रोणाचार्य वगैरह जो थे उन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। ये लोग ऐसे कि खुद के लिए चक्रव्यूह बनाते लेकिन निकलने का रास्ता पहले से तय नहीं करते। और उसमें राहुल गांधी की बात देखो ना, उन्होंने वोट चोरी शुरू किया और खुद फंस गए। ट्रम्प की बात छोड़ो, राहुल की बात देखो, उनको इसमें किसी ने फंसाया? बिल्कुल नहीं फंसाया। हाँ आपने चक्रव्यूह बनाया था मोदी को लपेटने के लिए, लेकिन वो मोदी भेजने के लिए आगे आया ही नहीं और आप उसमें फंस गए। तो ट्रंप ने फालतू के बोल दिया कि मैंने सिंदूर रोका है, मैंने इजराइल को रोका है। अब इजराइल कहाँ रुका है? यूक्रेन भी नहीं रुका है ना, ऑपरेशन सिंदूर में इसका कोई हिस्सा है। तो बोलने की जरूरत क्या होती? अगर ना बोलते तो आराम से निकल जाते। आपको किसने सख्ती नहीं की थी कि भाई आप जाओ और बीच में हो जाओ और ये रोको? किसने बोला नहीं था, किसने भी बोला नहीं था। अब पाकिस्तान का मीडिया भी मोदी की सराहना करने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि ये तो ट्रंप का बाप निकला। तो आप, और एक बात होती है कि लगातार मोदी ने बोला है कि जिन्होंने मुझ पर पत्थर मारे, मैंने वो पत्थर उल्टे नहीं फेंके, मैं उसकी सीढ़ियां बनाते यहां तक पहुंचा हूं। ये उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है। तो उससे सीख लेनी चाहिए, भैया उस पर पत्थर मत मारो, उसको गाली मत दो, आप फंस जाओगे। तो अगर आप खुद को फंसाने में ही तुले हुए हो तो क्या ट्रंप और क्या राहुल गांधी, वो बीच में फंस जाएंगे। अब बात यह है कि इससे वो भी जानते हैं, ट्रंप जानता है कि इससे अगर निकलना है, फेस सेविंग फॉर्मूला अगर कोई निकाल सकता है तो मोदी निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए बात तो करनी पड़ेगी। और बात तो मोदी की बात छोड़ दो, जयशंकर भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मोदी तो दूर की बात है, जयशंकर भी अमेरिका से सीधे बात करने के लिए राजी नहीं है। तो यह छटपटाएंगे, बहुत छटपटाएंगे, लेकिन आखिर में हारेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी हर दिन हारता है, लेकिन अंतिम दिन में वही जीतकर सामने आ जाता है। फिर वो चुनाव हो या कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो, उसमें मोदी का जीतना तय होता है। और इसलिए मोदी से लड़ने अगर निकलोगे तो पहले तय कर लो कि कहां तक तुम नुकसान उठा पाओगे। अगर नहीं है, अब देखो अमेरिका में ही एक मोदी की लॉबी बनती जा रही है। डेमोक्रेट तो थे ही उसके खिलाफ, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में भी नई एक टीम खड़ी होने जा रही है जो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगी है। एक समय का उसका ही एक चहेता बोल्टन था, वो उसके खिलाफ बोलने लगा है। वहां के इकोनॉमिस्ट बोलने लगे, वहां के बैंकर्स बोलने लगे। हाँ, इसमें उसको पूरा धस जाने तक रुकना, संयम दिखाना, पेशेंस दिखाना आवश्यक है। और मोदी के गोडाउन में तो पेशेंस भरा पड़ा है। वो ट्रक से
और बड़े बड़े पोकलैंड से भी खुद कर नहीं निकाल सकते, इतना पड़ा है पीस, उनको और जल्दी नहीं है। भाव वॉल स्ट्रीट जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है पूरा, जितना भी। और वॉल स्ट्रीट बड़ा खेल करती है अमेरिका में, बड़े से बड़े राष्ट्रपति और साजिशकर्ता जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं उस पूरी एक पूरा सिस्टम ही वॉल स्ट्रीट पर टिका हुआ है वहां पर। नहीं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी शेयर मार्केट पर है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये लोग दुनिया भर के अर्थशास्त्री है, वो एक गलत करते हैं कि दुनिया के हर प्रगत देश की, डेवलप्ड कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसके साथ जब आप इंडिया को कंपेयर करते हो तो आप सिर्फ 30-35% इंडिया की इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हो। आपको 65-70% रूरल इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इसलिए आप उसको कितना भी नुकसान करो हमारे शेयर मार्केट का या उसका हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धक्का सहने वाली रूरल इकोनॉमी हमारे पास है। और यहाँ तो मोदी ने खुलेआम बोल दिया कि डेयरी हो, मछुआरे हो या रूरल इकोनॉमी हो या खेती की इकोनॉमी हो, उसको धक्का लगने वाली कोई भी बात मानूंगा नहीं। तो बात सीधी है, उन्होंने कहा कि तुम उसके साथ जितना खिलवाड़ करना करो। रूरल अर्बन इकोनॉमी जो है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है, उससे आप जितना खिलवाड़ करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धक्के सहने वाली ताकत मेरे पास रूरल इकोनॉमी में है। ये मोदी का सीधा सीधा संदेश है। अगर आप ना समझना चाहते तो परिणाम आप भुगतने वाले हो ना। और दूसरी बात बोल दूं, ये जो हो रहा है दुनिया में आज जो हो रहा है उसकी दो उपन्यासों से मैं कंपैरिजन करता हूं। एक है आयन रैंड के एटलास श्रग, और दूसरी बात जो है वो आयरविंग वॉलेस की आर डॉक्यूमेंट, जो हमारे यहाँ जब इमरजेंसी लगी थी तब आयरविंग वॉलेस की एक उपन्यास अंग्रेजी में आई थी, द आर डॉक्यूमेंट। तो अमेरिका में आज आर डॉक्यूमेंट एक्चुअली वर्क कर रहा है। उसके अभी मैंने स्वाति को बोला था तो स्वाति ने मुझे एक लिंक भेजी, कोई अमेरिका का बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो बोला कि अमेरिका में आर डॉक्यूमेंट इज हैपनिंग। और आर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट को अंधेरे में रखकर वहां की जो गुप्तचर खुफिया एजेंसीज है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं, वो अपने आप पॉलिटिक्स करती है और उसके अध्यक्ष को पता नहीं चलता। ऐसी कल्पना आर डॉक्यूमेंट में की है जो 50-60 साल पहले लिखी गई है। और दूसरी बात है ये एटलास श्रग की कल्पना ऐसी है कि दुनिया में अराजक हुआ है और दुनिया गिर रही है, कोलैप्स हो रही है, और उसमें से अच्छे लोग निकालकर नए सिरे से दुनिया की रीडेवलपमेंट करने की कल्पना एटलास श्रग में आई है। तो एक तरीके से ट्रम्प जो कर रहा है और जो कुछ हो रहा है, और उसमें एक किरदार जो है वो जॉन गाल्ट का है। तो मोदी इज अ जॉन गाल्ट, इस पर कभी बड़ी विस्तार से मैं बोलूंगा। आज तो इतने से छोटे वीडियो में नहीं बोलने जैसी बात है, लेकिन उसमें जो जॉन गाल्ट नाम का किरदार उन्होंने एक पात्र रखा है वो बिल्कुल मोदी से मिलता जुलता है, जो दुनिया की नई सिरे से रचना करना चाहता है। ऐसे किरदार का नाम जॉन गाल्ट है। तो मोदी जिस ढंग से जा रहे हैं वो मुझे लगता है जॉन गाल्ट जैसा है। और उस वक्त ये जो लिबरलिज्म, सोशलिज्म और क्या बोलते हैं सेक्युलरिज्म, इसका जो अतिरेक होता है उस पर से दुनिया में अराजक खड़ा हो जाता है और उससे सामने आना पड़ता है नए आविष्कार करके। तो ऐसी सिचुएशन उस उपन्यास में है। मुझे लगता है कि अमेरिका में वो होने जा रहा है और अल्टीमेटली अमेरिका के इर्द गिर्द अगर दुनिया घूम रही है तो दुनिया में भी एटलास श्रग दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है।
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और सटीक उदाहरण आपने दिया है। भाव कौन सी मानसिकता थी, कौन सी गलतफहमी थी कि जितना टैरिफ और सैंक्शन आपने किसी पर नहीं लगाया, किस झोंक में आकर के आपने भारत पर थोप दिया। और अब तो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई अगर रूस से सर्वाधिक ईंधन का क्रेता है तो वो तो चाइना है। चाइना को आप स्पेयर करके जिनको आप मित्र बताते आ रहे हैं उनके ऊपर आप 50% तक टैरिफ थोप देते हैं। क्या था दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप के, क्या सोच करके ये लगाया? नहीं, इसमें देखो, डोनाल्ड ट्रंप, संजय राउत, आपके राहुल गांधी, ऐसे जो लोग हैं उनको आप लॉजिक से उनका आकलन नहीं कर सकते। उनका कोई लॉजिक है ही नहीं। वो कुछ भी करने को निकलेंगे, पूरा क्योस खड़ा कर देंगे, अराजक खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनका कोई लॉजिक है नहीं। हाँ, वो गलती कर सकते हैं, ये आप पक्का समझो। ये कुछ बड़ा गलती कर देंगे और इतना नुकसान होगा। अब देखो राहुल गांधी, मुझे याद है 2013 में जब मोदी जी लोकसभा के प्रचार के लिए निकल पड़े थे, उस वक्त जयराम रमेश मनमोहन सरकार में मंत्री थे और उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू आया था। उन्होंने लिखा था कि हम 2014 के चुनाव की तैयारियां करने लगे हैं, हमको 2014 की चिंता है और राहुल गांधी 2019 के लिए पार्टी बना रहे। अब तो 24 का भी चुनाव हो गया, कहां है वो पार्टी, कहां है? तो पार्टी का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आपको याद होगा, युवक कांग्रेस की हो, एनएसयूआई की हो, वो चुनाव लेकर पार्टी का नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे थे। अब कहां है वो ऑर्गेनाइजेशन? तो मतलब ये है कि इनका कोई लॉजिक नहीं है। वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। अगर उनको ही पता नहीं है तो उसका आकलन हम कैसे करेंगे? हाँ, एक बात है जो बोला था, कौन अपना ट्रम्प बोला था, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, राहुल गांधी ने उसको सपोर्ट किया था। अब दिखाई दे रहा है किसकी इकोनॉमी डेड हो रही है, किसकी इकोनॉमी डेड हो रही है। मार्केट खाली पड़े हैं। वॉलमार्ट वगैरह जो बड़े बड़े वहां के दुकान होते हैं, चेन्स है, 2-3 हजार दुकान अमेरिका भर फैले हैं वॉलमार्ट के, जिसमें आप कपड़े से लेकर मछली खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, आप छोटी मोटी चीजें, आप ग्रोसरी खरीद सकते हो। अलग अलग चीजें वॉलमार्ट में मिलेगी। जो कुछ खरीदना है बस वॉलमार्ट निकल जाओ। अगर ऐसे 2000 से ज्यादा दुकान बंद करने की नौबत आ गई है तो इकोनॉमी किस लेवल पर, अमेजोन की गड़बड़ हो गई है। तो इनको लगा था कि डराएंगे, डर जाएगा। तो मोदी अलग है, ये नहीं सोचा। ये जो मनमोहन की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, या उसके पहले की गवर्नमेंट थी, आज तक भारत की जो पहचान है उस पहचान पर जाकर ये डराने गए। लेकिन ये भूल गए कि आज का नेता नरेंद्र मोदी है और पिछले 10 साल से वो आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट होने का प्रयास में लगा हुआ था। और अगर वो ऑपरेशन सिंदूर में 6 घंटों में कुछ करके दिखाता है तो आपके लिए 6 महीने में बुरे दिन आएंगे, ये समझना जरूरी था। लेकिन ये समझे नहीं। इनको लगा कि मैं 6 गुना टैरिफ लगा दूंगा तो मोदी दौड़ दौड़ कर मेरे पास आ जाएगा। उसने अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो, एक बात होती है, आप नहीं खरीदोगे तो दूसरा खरीदने वाला है ना। ठीक है, आप 50 रुपए दोगे तो मेरी अगर लागत 25 रुपए है तो मैं 40 रुपए में भी बेच सकता हूं। और अगर 40, 42, 43 या 38 रुपए देने वाले कोई है तो है ना मार्केट में, मेरा तो नुकसान होने वाला नहीं। मेरी तो लागत 25 रुपए की है। हाँ, आपको बेचता था क्योंकि आप 50 रुपए देते थे। 45 वाला, 42 वाला है ना, हम उधर घुमा देंगे तो नुकसान हो। हाँ, लेकिन आपके लिए वो जरूरतें हैं। इंडिया के लिए आपका ग्राहक होना जरूरी नहीं है। ये अगर आप देखो, हर एक बात होती है,
कुछ भी चीज होती है, आपके घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प काम करने वाली बाई होती है या कोई लड़का होता है, तो आपको भी उसकी जरूरत होती है ना। आप उसको सताने की कोशिश करेंगे तो दूसरे घर निकल जाएगा, उसके लिए अवेलेबल है दूसरा घर। बोलेगा 5 रुपए कम लूंगा, 50 रुपए कम लेकर काम करूंगा, आपकी गालियां क्यों खाऊं, निकल जाएगा वो पुराना जमाना नहीं रहा है। छोटे छोटे लोग भी अपना इंटरेस्ट समझने लगे। तो इंडिया तो बड़ी ग्राहक पेट है, हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, और हम अगर उत्पाद करते हैं तो उसका भी दुनिया भर फैला हुआ मार्केट है। आप तो 30, 35, 40 करोड़ हो, हम 140 करोड़ है। एक तो हम जो बनाते हैं उसमें आधा कम से कम हम ही कंज्यूम करने वाले हैं, और दुनिया को अगर चाहिए, यूरोप को चाहिए, अफ्रीका को चाहिए, अरबों को चाहिए, साउथ ईस्ट इंडिया का, साउथ ईस्ट एशिया को चाहिए, तो आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, हम घुमा देंगे दूसरी जगह। और मैं बार बार एक बात हमेशा बोलता हूं कि आप कुछ भी सोचो, लेकिन मोदी गुजराती है, और गुजराती जहां जाता है अपना दुकान बना लेता है। भाव अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिनकी समझ में नहीं आना है उनकी तो नहीं आएगा, लेकिन देश की अधिकांश जनता को समझ में आ रहा होगा कि 2014 से 2019 तक और 2019 के बाद 2024 तक दुनिया भर के देशों की जो प्रधानमंत्री की यात्राएं रही हैं, उससे क्या एक पूरा एक रिलेशनशिप, एक उन्होंने संभावनाएं कायम की हैं कि जब भी कोई अमेरिका जैसी ताकत हमें आंखें दिखाने की कोशिश करे या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो हमारे ऑप्शन तैयार रहे, और वो अब काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखो, एक बात होती है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि 2001 में एक प्रचारक, आरएसएस का, बीजेपी का कार्यकर्ता, संगठन मंत्री अचानक मुख्यमंत्री हो गया। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन नई बात थी, ऑर्गेनाइजेशन नई बात नहीं थी, आइडियोलॉजी नई बात नहीं थी। देश के लिए सोचना और देश के लिए समर्पित होना ये मोदी के लिए नई बात नहीं थी। उसको सिर्फ उसके दिमाग में जो आइडियाज थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में डालकर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बस यही बात नहीं थी। और 10 साल में, 10-12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने एक तरीके से उसको अपनी तरीके से, वाइब्रेंट गुजरात क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने जिस ढंग से इस्तेमाल किया, ये आइडिया किसी राज्य में नहीं थी, वो पहले गुजरात में शुरू हो गई। शुरू में देश के ही इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, पूंजीपति आ गए, आहिस्ते आहिस्ते दुनिया भर के आने लगे। अब लोगों ने, दुनिया ने इसका वीसा रोका था वेस्ट ने, तो इसने इस तरफ देखा, जापान चला गया, चाइना चला गया, या वियतनाम चला गया, कोरिया चला गया, वहां से इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आया। तो ये अल्टरनेटिव ढूंढता है। आपने वीसा रोका था तो उसने वेस्ट की तरफ पीठ घुमाई और ईस्ट की तरफ देखा। तो यहां से समझ में आता है कि ये अल्टरनेटिव ढूंढने वाला है, रोते बैठने वाला नहीं है। तो अभी तो उन्होंने उल्टा टैरिफ ठोक दिया है, अब भरो। और दूसरी बात है कि अगर यहां से जाने वाला माल पर आप टैरिफ लगाओगे तो हमारा क्या नुकसान है, हमको जितने कीमत में बेचना है वही बेचेंगे, लेना है तो ले लो। तो उसकी टैरिफ की कीमत कौन चुकाएगा? अमेरिकन नागरिक चुकाएगा, सिटीजन वहां का चुकाएगा। वो गुस्से में आ जाएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि अगर ये 10 साल से जाकर हर एक को समझा रहा है कि ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है, इससे पंगा मत लो, इससे दोस्ती करो। दुश्मनी करोगे तो हम दुश्मनी के लिए भी तैयार है, दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये छोटे मोटे देशों को समझ में आया है। इनको बड़े हैं तो बड़े दिमाग वाले हैं, उनको समझ में आने में देर लगती है।
एक सवाल आया है, मुझे लगता है कि उनको अपना जवाब मिल गया होगा। अभी भाऊ ने कहा है, ये बोहरा रुद्र हैं, ये कह रहे हैं कि भाऊ यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या समाधान है, उस दिशा में बात करें। क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं कि इनके सैंक्शन से कम असर पड़े। तो वैसे तो भाऊ ने अभी जवाब दिया है, विकल्प तलाश किए जा रहे हैं। और आज भी मोदी जी ने बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक मतलब जिसमें निर्यात से जुड़े हुए और जितने भी संभावनाओं के दरवाजे हो सकते हैं वो खोलने के लिए भी, इसके अलावा जो हमारे छोटे कामगार हैं, उद्योग हैं, उनको किस तरह रियायतें दी जाए। इसके अलावा ऐसे देश हैं जो सामान थे, वो अब उन देशों को भेज करके एक क्षतिपूर्ति की जाए और उसका एक समाधान निकाला जाए। भाऊ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, एक बात आप समझ लो कि सिर्फ हमने बायकॉट नहीं किया, कनाडा ने भी बायकॉट किया है, ब्राजील ने किया है। एक एक कोई मैंने फोटो देखी, एक महिला सांसद है उनकी, कोई वो दिखा रही केला, ये मुझे चाहिए, कहां से लाओगे। एक केले का सवाल पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है अमेरिका के। तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एक बात होती है कि हम जब महंगाई बढ़ती है तो ऊंची महंगी चीजें हम खरीदते नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। हमारे यहाँ महंगाई कितनी भी बढ़े तो लोग पहले खाने पीने की सामग्री उठा लेते। आपने अमेरिका में खाने पीने की सामग्री इतनी बनती नहीं है, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो तकलीफ उनको होगी, हमारे लिए नहीं होगी ना। हमारे लिए नहीं है तकलीफ। अगर समझो कोई चावल होता है, कोई सोयाबीन या ऐसी कोई चीजें हैं जो हमसे जाती है, ब्राजील से जाती है, अगर उन्होंने रोक लिया तो हमको क्या तकलीफ है। हमारे लिए मार्केट बहुत है। हाँ, एक बात है, अब प्याज ले लो। प्याज की जो बात है कि प्याज पर रोक क्यों लगाई जाती है। हाँ, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40% प्याज देश की महाराष्ट्र में पैदावार होती है। अगर प्याज का एक्सपोर्ट रोका जाता है तो हमारे यहाँ किसान गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर भेजते तो कीमत ज्यादा मिलती है। तो रोका क्यों जाता है कि भाई अगर इतना पैदावार होने वाली है, ये हमारे देश की जरूरतें पूरी करेगी कि नहीं। तो प्याज जहां जाना है वहां तो जाएगी। ठीक है, अमेरिका में जाती होगी तो अगर 50 रुपए मिलता है तो 45 रुपए बेचेंगे, क्योंकि किसान की लागत निकलनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी है। और वो तो होगा, अल्टरनेटिव मार्केट डे टू डे ढूंढा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक मजदूर जो होता है, गरीब होता है, तो गरीब एक बात करता है कि ठीक है भाई, आज रूखी सूखी खा लूंगा, घी नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन जो अमीरी आदतें होती है वो रूखी सूखी नहीं खा सकता। और अमेरिका की जो जनता है वो रूखी सूखी खाने वाली नहीं है। ये जो दिमाग में पागलपन आ गया है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग वापस लाऊंगा, अरे कौन आएगा। जिस सस्ते रेट में मजदूरी चाइना या इंडिया या वियतनाम में मिलती है, उस सस्ते रेट पर कोई अमेरिकन सिटीजन मजदूरी नहीं करेगा। आपने अपने इंडस्ट्री और कारखानों का सत्यानाश किया है। मुझे एक बात याद आती है, 99 की बात है। 99 में अमेरिका में पहली बार गया था। तो उस वक्त क्लिंटन अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने अमेरिका का जो यूनिवर्सिटी फेडरेशन है उसके चेयरमैन को एक खत लिखा था कि भाई, इतनी भारी संख्या में अगर भारत या वियतनाम वगैरह से हम इंजीनियर्स ला रहे हैं तो यहाँ अच्छे इंजीनियर्स पैदा करो हमारे यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी फेडरेशन के चेयरमैन ने उनको जो लेटर लिखा था, वो मैंने एक ग्रैंड रैपिड्स गैजेट नाम का पेपर था उसमें पढ़ा था। उसने लिखा था उसमें कि हमको यूनिवर्सिटी चलाने के लिए स्टूडेंट्स बाहर से, भारत से लाने पड़ रहे। अगर यहाँ के स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम क्यों कैसे बनाएंगे इंजीनियर। और दूसरी बात बोल दूं, मैंने वहां वालमार्ट में काम करने वाले
एक लड़का लड़की से बात की थी उस वक्त। मैंने उनको पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं। मेरे बेटी का जो यूनिवर्सिटी था फ्लोरिडा, तो वहां मैं गया था ग्रेजुएशन के लिए, तो बेटी ने बताया ये सब चिल्ला रहे ना, ये बस पहले ग्रेजुएशन को रुक, मास्टर्स करने के लिए नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों, उसको क्या जरूरत है, वो क्या बोलते हैं लिव इन करते हैं, एक लड़का एक लड़की मिलके काम करेंगे, वॉलमार्ट में जाएंगे, 1 घंटे का $6 $5 मिलता है, महीने में एक गाड़ी लेता है, दूसरे के पैसे से फ्लैट मिल जाता है, बस उसमें चलता है, तो क्यों पढ़ना है, पढ़ के क्या करूंगा। एक लड़के को मैंने पूछा, मैकडोनल्ड में हम बैठे थे, मैं वो फ्रेंचिस खा रहा था, तो मैंने पूछा तुम आगे क्यों नहीं पढ़ते, बोले पढ़ के क्या करूंगा, मैनेजर बनूंगा। आऊंगा तो इसी मैकडोनल्ड में ना, बनना है तो इनोवेटिव बनना पड़ेगा, मेरा कोई $1 बिलियन का धंधा हो तो, वरना पढ़ने से क्या मतलब है। ये जब मेंटालिटी बन जाती है, उसके बाद कम मजदूरी पर कम पैसे पर काम नहीं करते लोग, और इसलिए एक एक करके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो बाहर लेके गए। अब वो जो फोर्ड है, फोर्ड कंपनी कार वाली, वो भी उठा के बाहर जा रहे, एप्पल तो बाहर गए, एक एक करके बाहर जा रहे, क्या करेंगे। तो आपको ट्रम्प को यह पहले देखना चाहिए था कि क्या हम प्रोडक्शन यूनिट वापस लाते हैं तो यहां मजदूरी करने के लिए मजदूर राजी है। अब ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये सब मेक्सिको या इलीगल इमिग्रेंट्स करते हैं, ये भी समझ लो। ट्रम्प को उनको भी निकालना है, अब उनको निकाल के वो जो काम बचा है वो करेगा कौन। ये आइडिया अच्छी होती है, किताब में अच्छी होती है, आर्टिकल में अच्छी होती है, जमीन पर क्या है उसका पता नहीं है, डेटा पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के भी अर्थशास्त्री थे ना, रघुराम राजन को जाने दिया या भगा दिया रिजर्व बैंक से, तो मोदी को कितनी गालियां दी जा रही थी, अरे अरे कितना बड़ा अर्थशास्त्री, आपने उसको गवाया। और वही रघुराम राजन बोल रहा है 10 साल के बाद हमसे भी अच्छी इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि ये डेटा पर काम करते, इनको जमीनी हकीकत का पता नहीं होता। जब ऐसे काम होता है तो यही होता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको क्या बोलते, जीपीएस से या गूगल मैप से आपको रास्ता दिखाई देता है, लेकिन रास्ते पर गड्ढे हैं वो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल भाऊ, इस देश में भी और दूर दराज अमेरिका में बैठी हुई कुछ ताकतें भी भारत में बांग्लादेश होते हुए देखना चाहते थे। अभी भी शायद सपना वो देख रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है वैसा भारत में भी कर सकते हैं या कर देंगे, या ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे मोदी के सामने कि या तो हमारी बात मानो, जैसे वहां एक सेंट आइलैंड लेना चाहता था अमेरिका, शेख हसीना ने मना कर दिया। यहाँ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर को खुलवाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम, तो भारत ने मना कर दिया कि नहीं खोलेंगे, अपने किसानों को, अपने डेयरी उद्योग को हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ तक नौबत के फिर से डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, उनके यहाँ पर जो लफंगे बैठे हुए हैं उनको सक्रिय करना, उस पर भरोसा नहीं करता। देखो एक बात है, ये पाकिस्तान में करना हो या ट्यूनिशिया हो, सब हो गया, यहाँ नहीं होगा। ये हजारों सालों से ये देश है, ये ब्रिटिशों ने इसको बनाया नहीं है, हम अपने दिमाग से काम करते हैं। हमने मोदी को बनाया, मोदी क्या करने वाला है। मोदी जो करता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, यहाँ के हर कम से कम गरीब आधा पेट जीने वाला जो है ना, उसके दिमाग में जो चलता है उस पर निर्भर होकर मोदी काम कर रहा है। मोदी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। तो ये सब हमारे यूनिवर्सिटी में चलेगा, मीडिया में चलेगा, जो मीडिया 98% लोगों तक पहुंचता तक नहीं है। तो ये चर्चा चलेगी, चर्चा चलेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। ये बांग्लादेश में हो सकता है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन, बांग्लादेश की जमीन, पाकिस्तान की जमीन या और कहीं, यहां नहीं चलेगा, क्योंकि यहां
एक एक नागरिक जो है ना वो खुद ही भारत है। अगर ये आप समझ लो, माइंड सेट समझ लो, तो आप इसको डरना है या नहीं डरना है, या इसके साथ कोई खिलवाड़ करना है या नहीं करना है, ये आपको समझ में आएगा। ये चर्चा ठीक है, चर्चा आप तक रहेगी, मेरे तक रहेगी, बाकी नीचे रास्ते पर जो लोग हैं उनको डीप स्टेट क्या है पता तक नहीं है, और वो लोग इसकी जरूरत भी नहीं महसूस करते समझने की। अभी देखो ट्रंप ने इतना बड़ा कदम उठाया तो सोचा तक नहीं भारत क्या है, क्योंकि वहां कुछ लोग थिंक टैंक चलाते हैं, बस थिंक टैंक पर ये चलता है, ये बोलेंगे ये करेंगे, वो बोलेंगे वो करेंगे। नहीं, उससे अच्छा था कि मैंने जो शुरू में बोला, आर डॉक्यूमेंट पढ़ते समझ लेते। एटलास श्रग वहां का ही अमेरिकन ही लेखक है, उनके उपन्यास समझ लेते तो शायद ये मूर्खता नहीं करते। और अगर ये बात करें कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, ये या कुछ और खुरापात, और प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि इधर कुछ स्टेप हम देख रहे हैं। जैसे रुपए में कारोबार शुरू किया है भारत ने कई देशों के साथ में, यानी डॉलर को इरिलीवेंट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ब्रिक्स देश हैं वो फिर से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। जो आरआईसी था यानी रूस, इंडिया, चाइना, वो कोविड काल से थोड़ा सा ठंडे बस्ते में था, वो फिर से सक्रिय हो रहा है। मोदी जी अब चाइना के दौरे पर भी जा रहे हैं, 2 दिन की उनकी यात्रा रहेगी, जापान भी जा रहे हैं। लेकिन चीन की यात्रा पर सबकी निगाहें हैं। तो वहां क्या चल रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, और मोदी जी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? नहीं, मैं उनकी दिमाग में क्या चल रहा है मैं सोचता तक नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उनको फैक्ट्स ही मालूम नहीं है। देखो आज मैंने पहले आपने फोन किया तो मैंने, मेरी नातिन बीमार है। अब आप यहां बैठकर मुझे बोलोगे कि उसको वो ये दवा दो वो दवा दो, तो मैं मानूंगा नहीं, समझे आप जो आपका अनुभव उस पर आधारित बोल रहे हो, लेकिन मेरी नातिन को क्या हुआ है आपको पता तक नहीं है, और आप कुछ बोलेंगे और मैं करूंगा तो नुकसान मेरे बच्ची का हो जाए। तो ये लोग ऐसे चलते हैं, ये एआई पर चलते हैं, हम एआई पर नहीं चलते। मैं आपको बता दूं, एक अमेरिकन सीनेटर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चाहिए तो मैं उसका कोई मिले तो लिंक आपको भेज दूंगा। उसका कहीं 10-12 साल पहले यूए में, दुबई में एक फंक्शन में उसका भाषण चल रहा था, उसकी क्लिप है। वो उसका हेडिंग क्या है मालूम है? डोंट मेस विथ इंडियन, कोई भारतीय उससे पंगा मत लो। और उसने एक चुटकुला बताया। चुटकुला क्या है? चुटकुला ये है कि सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे आइंस्टाइन, और पूछते हैं कि बाजू में बैठा था इंडियन बिजनेसमैन, उसको बोलते इतना लंबा सफर है तो थोड़ा टाइम पास कर लेते, मैं सवाल पूछता हूँ तुम जवाब दो, तुम पूछो मैं जवाब दूंगा। वो बोला मैं तो एकेडमिक नहीं हूं, तुम बिजनेसमैन हो, आप जैसा ज्ञानी नहीं हो। तो ज्ञानी जो होता है उसका प्रॉब्लम ये होता है, उसको ज्ञान हमेशा देने की लालच होती है। तो आखिर में आइंस्टाइन उसको बोलता है कि मैं तुमको पूछूंगा, अगर जवाब नहीं सही आया तो तुम मुझे $5 दोगे, और तुम्हारे सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं तुमको $500 दे दूंगा। अब ये बिजनेसमैन ने बोला ये सौदा अच्छा है। बोलता है अच्छा आप पूछ लो। आइंस्टाइन उसको पूछता है कि पृथ्वी से लेकर चांद तक का डिस्टेंस कितना है? तो वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, जेब में हाथ डालता है, $5 आइंस्टाइन को दे देता है। बाद में आइंस्टाइन बोलता है अच्छा तू सवाल पूछ ले। ये बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन उसको सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा क्रीचर है जो पहाड़ चढ़ते हुए उसके 3 पैर होते हैं और नीचे आता है तो 4 पैर बन जाते हैं। तो अब पूरा ज्ञान कोश ढूंढ कर भी
उसका जवाब नहीं मिलता तो बेचारा आइंस्टाइन जेब में हाथ डालता है, $500 की नोट निकालकर उसको दे देता है और बाद में बोलता है कि वो बोलता है कि आइंस्टाइन को अभी तुम सवाल पूछो, तो बोलता है वो तो पूछूंगा लेकिन पहले मेरा एक अलग सवाल है। बोला नहीं, सवाल जवाब तो सवाल जवाब, पूछोगे उसकी भी कीमत होगी। तो आइंस्टाइन बोलता है चला वो कोई बात नहीं। बोलता तुमने जो क्रीचर प्राणी बताया वो कौन है? वो फिर जेब में हाथ डालता है, $5 लेके देता है, बोलता मुझे भी पता नहीं है। तो बैठे बैठे $490 आराम से कमा लेता है। तो बोला ये चुटकुला है, असलियत नहीं है, लेकिन डोंट मेस विथ इंडियन, उसका जो आशय है, सार है। तो अगर ये ट्रंप ने कहीं सुना होता तो ये पागलपन नहीं करता। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उन दर्शकों का भी बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार।